साथ ही शुरुआत करते चले। हाफिज सईद को एक बड़ा झटका पाकिस्तान के अंदर लग गया है। भारत के लिए राहत की बात है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है और पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद मारा गया है। क्या आतंक की दुनिया में कहीं टकराव तो नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल उठ गया है। आतंकी संगठन के भीतर आपसी प्रतिबंधता या फिर विरोध तेज तो नहीं हो चुका। टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। कश्मीर जिहाद से लौटने के बाद लश्कर तैयबा ने उसे गाजी अब्बू सैफुल्लाह की उपाधि दी थी। लश्कर का गाजी का अंत हो गया है। भारत के लश्कर में आप देखिए किस तरह से कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यानी कि अब्बू सैफुल्लाह की जिस तरह से मौत हो गई, भारत के अंदर कई ऐसे बड़े हमले कराए गए थे जिसका मास्टरमाइंड ये था। टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई और भारत के 3 हमलों का फिलहाल मास्टरमाइंड बताया गया है। अज्ञात हमलावर पहुंचे और उन्होंने यहां पर मौत के घाट से उतार दिया है। और भारत में जो 3 बड़े हमले हुए जिसमें ये शामिल था वो बताते चले। देखिए 3 हमलों में सैफुल्लाह का जो दिमाग है उसका इस्तेमाल किया गया था। रामपुर सीआरपीएफ कैंप का हमला, बेंगलोर में यहां आतंक का जो तांडव मचाया गया था उसमें भी इसका हाथ था। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को निशाना बनाया गया था जिसमें इसका हाथ बताया गया। लेकिन फिलहाल लश्कर के लिए भर्ती और फंडिंग की जिम्मेदारी इसके जिम्मे होती थी। लश्कर तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह आप देखिए किस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं, उन्होंने गोली मारकर इसे मौत के घाट उतार दिया है। और सिंध प्रांत के ही मटली शहर के फालकारा चौक के पास ये बड़ी घटना हुई जहां हमलावरों ने उसे घर से निकलते ही निशाना बनाया और मौके पर ही मौत उसकी यहां हो गई है। 3 हमलों का दोषी पाया जा रहा है क्योंकि मास्टरमाइंड है। भारत के लिए भी एक राहत भरी खबर है क्योंकि रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर इसने हमला जो आप देखिए करवाया था उसके पीछे मास्टरमाइंड ये बताया गया है। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले की साजिश यहां पर सैफुल्लाह की तरफ से रची गई थी और साथ ही साथ आतंकियों ने भारी गोलाबारी यहां पर की थी जिसमें 7 जवानों की शहादत हुई थी। बाद में जांच एजेंसियों ने इस हमले की प्लानिंग से जुड़े जो नाम सामने रखे उसमें से एक नाम अब्बू सैफुल्लाह सबसे ऊपर बताया गया था। तो उसके बाद बेंगलोर में यहाँ आतंक जो मचाया गया क्योंकि 2005 में बेंगलोर में हुए सिलसिलेवार धमाकों की साजिश भी रची गई थी और इन धमाकों से बेंगलोर शहर पूरी तरह से दहल गया था। आईटी कंपनियों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया था जिसके पीछे भी इसी का हाथ बताया गया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को निशाना बनाया गया था। साल 2006 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी। समय रहते सुरक्षा बलों ने हमलावरों को ढेर कर दिया था लेकिन जांच में यह साफ हुआ कि इसके पीछे भी अब्बू सैफुल्लाह का ही दिमाग था और उसके बाद लश्कर के लिए भर्ती और फंडिंग की जिम्मेदारी इसके कंधे पर थी। लेकिन हाफिज सईद का ये खास माना जा रहा है, करीबी माना जा रहा है। इसके साथ साथ बताते चलें अब्बू सैफुल्लाह की हत्या किसी सुनियोजित टारगेट किलिंग का हिस्सा हो सकती है। अब्बू सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का संचालन कर चुका है। पाकिस्तान लौटने के बाद सिंध में जमात और लश्कर के लिए भर्ती और फंडिंग जैसे अभियानों में सक्रिय था। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आतंक की दुनिया में आतंकी ही आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं जिस टकराव का ये सबूत जो है वो माना जा सकता है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं सीधा। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। ब्रिगेडियर संजय खन्ना रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर धीमान मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से अब्बू सैफुल्लाह को पाकिस्तान के अंदर ही ढेर कर दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आतंकियों की ही आपस में ठन गई है? देखिए अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो मालूम नहीं है, परंतु आप जो इसको असेसमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे 2 चीजें बड़ी प्रोमिनेंटली निकल के आती हैं। एक तो बात आपने खुद बताया कि सैफुल्लाह जो था ये उनका फाइनेंशियल सेक्रेटरी था, यानी कि उनके जो फाइनेंसेस है उनको कंट्रोल करता था। और फाइनेंसेस के कंट्रोल में हो सकता है कोई कुछ लोगों की नजर में कोई गबन भी हो सकता है या कोई पर्सनल यूज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ी जेलसी और थोड़ी सी एक दूसरे के साथ
एक जो कहते हैं ना लड़ाई होना लाजमी है, मे बी समबडी एल्स वांट्स टू टेक ओवर हिज प्लेस, तो एक वो बात हो सकती है और इनकी आपस की कोई रंजिश हो सकती है, वो भी हो सकता है। परंतु एक बात आपको ये याद रखनी है, पिछले एक साल में पाकिस्तान में ऐसे 26 लोगों की असैसिनेशन की गई है, 26, मेरा फिगर इससे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। तो ये सब एक साथ एक टाइम पे क्यों खड़ा हुआ? या तो इनकी आपसी रंजिश है, या फिर आईएसआई को नहीं है। हम देखें सैफुल्लाह का जो प्रोफाइल है, तो ये ऐसा प्रोफाइल नहीं है कि आईएसआई को इनकी अब जरूरत नहीं है, या कोई मतभेद हो गया है। और या फिर जो सबसे बड़ी बात बार बार बताई जा रही है कि ये भारत की तरफ से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने एक तरीका रखा है, ये भी एक बस एक विकल्प है कि भाई डायरेक्टली अगर हम आपको नहीं ले सकते तो वी विल असैसिनेट यू इनडायरेक्टली, कोवर्ट या कोवर्ट मींस के साथ। तो उसमें अगर मैं आपको पास में ले चलूं, तो हमारे प्रधानमंत्री थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, कोalition गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या किया था, हमारे पास कुछ सिंध के लोग थे जो सिंध में जो तहरीर चल रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको उन लोगों को हमारे किसी खास जगह पे ट्रेन किया जा रहा था, जो वो भी नाम लेना भी ठीक नहीं है। उन लोगों ने, उन प्रधानमंत्री ने बोला उनके भी वापस कर दो, और अपने भी जितने रॉ के एजेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, उनके भी नाम और पते उनके पाकिस्तान की आईएसआई को दे दिए, ये सोच के कि एक गुडविल मेजर है, इसके बाद पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये ऐसा ब्लंडर हम एक बार कर चुके हैं और उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। एंड आई एम श्योर जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया है और कुछ काम किया है। तो ये तीन में से कोई भी एक हो सकती है। ब्रिगेडियर अनिल, 9 ठिकानों पर दबिश दी, नेस्तनाबूत यहां पर कर दिया गया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। भारत के लिए एक राहत की बात है? देखिए, ऐसा है कि जितने भी ये आतंकवादी मारे जाएं, चाहे कैसे भी मारे जाएं, भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरनाक हैं। ये जो खासकर आप अबू सैफुल्लाह की बात कर रहे हैं, ये भारत से जाने के बाद नेपाल से ऑपरेट करता था। इसका नाम इसने रखा था विनोद कुमार, और वहां से ये काफी देर तक एक आईएसआई के एसेट बनकर वहां से आतंकवादियों को नेपाल के रास्ते से यहाँ पर भेजता था। और जब ये कुछ अभी एमनेस्टी स्कीम के जरिए भी कुछ लोग जो आए थे आतंकवादी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सरेंडर किया, तो वो भी इसी के अंडर में आए थे। तो ये काफी बुरी तरह से कनेक्टेड है भारत के साथ। अब बात है इसके कारनामे तो आपने पहले बताए कैसे इसने रामपुर में जो सीआरपी हेडक्वार्टर है उसके ऊपर किया, आरएसएस हेडक्वार्टर पे किया। बेंगलोर में इंडियन साइंस कांग्रेस चल रही थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, वहां पर भी इसने जो है हमला करवाया। देखिए, बंबई स्टॉक एक्सचेंज को अटैक करने के बाद, भारत को इकोनॉमिकली वीक करने के बाद, आईएसआई का एक प्लान था कि जो दानिशमंद है भारत के, उनको भी खत्म किया जाए। तो ये उस साजिश का हिस्सा था, और इस साजिश के तहत इन्होंने इंडियन कांग्रेस, साइंस कांग्रेस जो बेंगलुरु में उस वक्त चल रही थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, वहां पे इसने हमला करवाया था। तो ये एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। मैं तो कहूंगा चाहे किसने भी मारा हो, या अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा हो, भगवान ऐसे अज्ञात बंदूकधारियों को और शक्ति दे, और जितने ज्यादा से ज्यादा इनको खत्म कर सकते हैं इनको करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर खन्ना, अब सवाल इसमें ये है कि सिंध प्रांत के अंदर ही मटली शहर की फालका चौक के अंदर ही बड़ी घटना हुई, यानी कि घर से निकलते ही मार दिया गया। जी, देखिए, हमें जो सबसे पहले बात समझने की वो ये है कि ये जो सैफुल्लाह खालिद है, इसने ना सिर्फ हमारे अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स करवाए हैं, बट ये एक बहुत बड़ा फंडिंग का सोर्स था। अब कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है बिना फंडिंग के नहीं चल सकती, क्योंकि उनको हथियार चाहिए, उनको और साजो सामान चाहिए, जिसके लिए फंड्स बहुत जरूरी हैं। तो ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता था। मुझे याद है कि 2001 में, 99 में जो है, कई बार हम कुछ मिलिटेंट्स को पकड़ते थे जेएनके में, और तब पता चलता था कि उनको जो है 1-1, 2-2, 3-3 महीने के लिए भेजा जाता है, और उसमें उनको 20,000 रुपए जो है महीना दिया जाता है। और बाद में उन्होंने जो है इंडियन आर्मी ऑफिसर के अगेंस्ट भी कुछ रेड्स लगा दिए, कुछ जेसीओस के अगेंस्ट, और कुछ जवानों के अगेंस्ट भी रेड लगा दिए। तो अगर ये सब पाकिस्तानी आईएसआई करती थी, तो कुछ हद तक जो है वहां से
पैसा उनको दिया जाता था ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। दूसरा, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको खुद भी सक्षम होने के लिए जो है फंडिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता था। तो इसका मारा जाना जो है बहुत ही अच्छा हुआ है और इससे जो है काफी हद तक इनकी फंडिंग रोकी जाएगी। ठीक है ब्रिगेडियर दूसरा, जमान, जैसे ब्रिगेडियर साहब, हाँ बोलिए जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि हो सकता है कि आपसी रंजिश भी हो या फिर फंड्स में कोई गबन हुआ हो। तीसरा ये है कि सिंध और बलोच प्रोविंस में पाकिस्तान ने बहुत ही कत्लेआम किया हुआ है और ये दोनों प्रोविंस में इतना अनरेस्ट है कि वहां पे भी जो है लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। और हो सकता है ये जो अज्ञात किलिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान में अलग अलग टेररिस्ट की या बदमाशों की, वो हो सकता है कि इन्हीं के द्वारा जो है करवाई जा रही है। बलूचिस्तान पर उन्होंने सवाल कर दिया है ब्रिगेडियर दिमान। देखिए, मैंने को पहले भी जैसे बताया कि सिंध के कुछ लोग हमारे पास थे जिनको हम ट्रेन करते थे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो चूंकि उनके सारे अते पते दे दिए गए और उनको सबको पाकिस्तानियों ने चुन चुन के मारा, अब उनके डिसेंडेंट्स जो होंगे वो जरूर रंजिश रखेंगे इनके अगेंस्ट। और अगर ये सिंध के अंदर मिला, अपने घर से निकलते ही मिला, तो आई एम श्योर उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे, जो उनके एलिमेंट्स होंगे जो एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट के अगेंस्ट होंगे, जिन्होंने उनके पूर्वजों को मारा था, उनमें से कोई आदमी भी अपनी रंजिश के लिए आगे निकल सकता है। दूसरा, भी आप बोल रहे हैं बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बलोचिस्तान के साथ ये चीज कड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि बलोचिस्तान आर्मी जो है वो अपना ऑपरेशन कर रही है और वो अपने बड़े बड़े काम कर रही है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास मैन पावर नहीं है। तो वो पहले अपने जो 26 ठिकानों पर उन्होंने 3 दिन पहले हमला किया है और अपने झंडे लहराए हैं, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतनी काबिलियत है कि वो सिंध में जाकर के इसको सैफुल्लाह को करें। और सैफुल्लाह इस वक्त उनका एनिमी नहीं है, उनकी एनिमी पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट कोई अगर ऑपरेशन होगा तो बलोचिस्तान उसमें आएगा। परंतु मेरी गट फीलिंग ये है कि जो हमने हमारे सिंध के लोग पाकिस्तानियों ने मारे थे, जो हमारे द्वारा ट्रेन किए हुए, वापस दिए गए हमारे उन प्रधानमंत्री की कृपा से, तो उनमें से कोई हो सकता है कि उन्होंने आकर के बोला उसको सॉर्ट आउट करें, या फिर कोई आपसी रंजिश आपस में गुटों में हो, या आईएसआई को लगता हो कि अब इसकी जरूरत नहीं है और यहाँ पर हमारी रॉ ने करवाया हो या हमारी इंटेलिजेंस ने मिलकर उनको ओवरट या कोवर्ट तरीके से करवाया। अब सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जो 9 ठिकानों पर हमला किया गया, उसके बाद आपने देखा जो कार्रवाई भारत की तरफ से हुई, नेस्तनाबूत आतंकवादियों को कर दिया गया, जिसमें 10 परिवार के लोग थे और 4 करीबी हाफिज सईद के मारे गए थे। हाफिज सईद का ही करीबी ये भी माना जा रहा है, एक बड़ा झटका इसे माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, ये तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी चल रही है टेरर की, उनके सरगना है और जितने भी उनके जो मेंबर्स हैं, जितने भी मारे जाएं उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं एक बात निमंत्र से कहना चाहूँगा कि हमें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ना हमने सिंध में कोई आदमी मारे भेजे थे वापस, ना ही हमारा सिंध की किसी भी टेररिज्म के अंदर हमारा हाथ है, ना ही रॉ का कोई हाथ है इसमें। हमारा देश शांतिप्रिय देश, हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। देखिए, एक कहावत है आशा जी कि जब आटे के चक्की में गेहूं होता है उसके बाद गुण भी पीसा जाता है। पाकिस्तान में 2 किस्म के टेररिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान की डीप स्टेट मानती है, एक गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। गुड टेररिस्ट को वो पालते हैं, बैड टेररिस्ट को मारते हैं। अब सैफुल्लाह शायद बैड टेररिस्ट बन गया उनके लिए, या कई बार गुड टेररिस्ट को बचाने के लिए बैड टेररिस्ट मारा जाता है, जब बैड टेररिस्ट को बचाने के लिए गुड टेररिस्ट मारा जाता है। तो ये वहां पे मुनकराबा उनकी फितरत में है। आईएसआई का काम ही है लोगों को जाकर उठा। आप देखिए बलूचिस्तान से कितने नौजवानों को उठा के ले गए, वो सिंध से कितने नौजवानों को उठा के ले, अता पता नहीं है उनका। पाकिस्तान की फौज इसके लिए मशहूर है। ये सारी कार्रवाई आईएसआई और पाकिस्तान की फौज कर रही है भारत को बदनाम करने के लिए। भारत में इसका कुछ लेना देना नहीं, मतलब फेक नैरेटिव की तरफ हमें नहीं जाना है। ब्रिगेडियर खन्ना, अब सवाल जिस तरह से ब्रिगेडियर अनिल ने भी छोड़ दिया, ब्रिगेडियर दिमान भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि पाकिस्तान तो खुद अपने घर के अंदर गृह युद्ध से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो 2 संगठनों की वजह से परेशानी है। एक तो आतंकवादियों का संगठन है, दूसरा आम नागरिक हैं जो पुलिस पर, जो आर्मी पर इस तरह से पथराव कर रहे हैं और एग्रेशन में आ गए हैं।
आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं ब्रिगेडियर गुप्ता साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमने कोई ऐसी कार्रवाई सिंध में या और कहीं पाकिस्तान में नहीं करवाई है, ना हमारे रॉ एजेंट्स ने करवाई है। ये हो सकता है ब्रिगेडियर आनंद साहब ने कहीं पे ये जो जैसे पाकिस्तानी मोटिवेटेड लीक कर देते हैं सोशल मीडिया पे, वहां पे कहीं पड़ी और इस वजह से उन्होंने ये टिप्पणी की है। अब आप बता रहे थे कि पाकिस्तान की इंटरनल डिस्टर्बेंस जो चल रही है, पाकिस्तान जो है पंजाबियों से जो उनका जो मेन वहां पे कास्ट आप बोल सकते हैं वो है पंजाबी मुसलमान। पंजाबी मुसलमान जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट में और बिजनेस में और कहीं पे भी आप ले लीजिए, हर जगह फौज में वहां पे सिर्फ पंजाबी मुसलमान ज्यादातर लिए जाते हैं और बाकी जो सिटीजन्स हैं वहां के जो भी और कास्ट क्रीड हैं उनको सेकेंड या थर्ड रेट सिटीजन माना जाता है, जिसकी वजह से जो है वहां शुरू से काफी आक्रोश रहा है। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई आवाज नहीं है आपकी और आपको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो रोष आना लाजमी है। दूसरा, पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ज्यादा कत्लेआम वहां किया हुआ है, स्पेशली जो माइनॉरिटी कास्ट और ट्राइब्स हैं उनके ऊपर उन्होंने एब्डक्शंस करवाई हुई हैं, विमेन का रेप किया हुआ है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि कितना ज्यादा जो है पाकिस्तान ने वहां पे अपनी फौज के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो है दहशत फैलाई हुई है। ठीक। इस हालत में 101% जनता उठती है और वही उठने की वजह से जो है पाकिस्तान में आज जो हालात हैं वो बिल्कुल ही बदतर हुए पड़े हैं। उनकी ना अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देख लिया कि उनकी फौज कहाँ पे स्टैंड करती है, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो आर्मी हो, नेवी वैसे ही उनकी हमसे दबी हुई है। तो पाकिस्तान फौज जो है बिल्कुल ही बेकार फौज, प्रोफेशनल फौज है, पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि वो उनका मुकाबला हमारे साथ नहीं है। नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है, हाँ चलिए, नहीं बोल लीजिए। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी हेल्ड इन अबेयंस एक तरह से रोका गया है, हमने उसको सीज नहीं किया है। और अगर बाय चांस पाकिस्तान ने कोई भी कोशिश की हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन करने की, तो इंडियन आर्मी पूरी मोबिलाइज होके जो है, एयरफोर्स मोबिलाइज होके और नेवल रॉकेट के साथ जो है पाकिस्तान की फौज को उड़ा कर देगी। ठीक है ब्रिगेडियर धीमान, पहले तो अपनी उस बात को लेकर बात कर लीजिएगा जिस पर दोनों ब्रिगेडियर ने अपना अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर से तो इस तरह की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ही आईएसआई की तरफ से इस तरह से कार्रवाई हो रही है। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ माय सीनियर्स, ये मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, परंतु मैंने भी कोई बात ऑफ द कफ नहीं कही है। और मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं वो मोदी जी के जो विचार है उसके मुताबिक बोल रहा हूं। मोदी जी ने साफ कर दिया है और उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला था कि अब नाउ एंड नो मोर, जो होना था हो गया। आज तक हम डरते रहे थे कि उनका न्यूक्लियर ब्लफ है, हम डरते रहे थे कि उनके अगेंस्ट हमने कोई कोवर्ट ऑपरेशन किया तो वो हमारे पे एस्केलेशन आएगी या वो उसको एस्केलेशन ऑफ द लेडर टुवर्ड्स दी कॉन्फ्लिक्ट जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हमें मोदी जी ने क्लियर किया है कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं आप उनको सबको इस्तेमाल करिए ताकि आतंकवाद का सफाया वंस फॉर ऑल हो सके। तो मेरा ये कहना जो था वो मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला है। हो सकता है कि इस वक्त नैरेटिव बिल्डिंग जो करवाना चाहते हैं, स्पेशली अपने गुप्ता साहब हैं, खन्ना साहब हैं, क्योंकि इनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, तो ये सोचते हैं नैरेटिव चलना चाहिए। मैं इनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ। परंतु जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी कह रहे हैं कि भैया अब हमने छोड़ना नहीं है। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू। हमारे पास जो कुछ भी है वो कराएंगे उसको हम। लेकिन साफ बोला है। लेकिन ब्रिगेडियर धीमान, उसमें मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एसेट है तो लेट्स यूज इट एंड यूज इट डिसाइसिवली।
ठीक है, मतलब वो एक एडवाइस कर रहे हैं। opinions of course matter। ठीक है, मुझे लेकिन ब्रिगेडियर दिमान, किसी के ओपिनियन का अगेंस्ट कोई हाँ बिल्कुल रंजिश नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि रहता है और उसी को ध्यान में रखते हुए बात करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर संजय खन्ना। मैं ब्रिगेडियर दीवान से उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं फौजी का बेटा हूँ और खुद भी फौजी रहा हूँ, और मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। पहले तो मैं इनको बिल्कुल साफ लफ्जों में बता दूं, मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल हूँ, और जो बयान मैं दे रहा हूँ ब्रिगेडियर अनिल जी के लिए वो था। ब्रिगेडियर अनिल, ब्रिगेडियर अनिल गैर जिम्मेदाराना बयान है। आशा, अगर आपके प्रोग्राम पे ऐसे बयान दिया जाएगा तो मैं आइंदा आपके प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। मैं राष्ट्र सर्वोपरि पर बात कर रही हूँ ब्रिगेडियर अनिल। राष्ट्र सर्वोपरि का बात ही यही होती है, उसका मतलब ही यही होता है। पॉलिटिकल बात मैंने नहीं की है, मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं, ना किसी नैरेटिव की बात है। ये जो बोल रहे हैं ब्रिगेडियर धीमन, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, इनको अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। चलिए इस टॉपिक को यही खत्म कीजिए प्लीज, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि। ब्रिगेडियर दिमान, ब्रिगेडियर दिमान, ब्रिगेडियर दिमान, अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लीज बी जुडिशियस इन यूजिंग योर वर्ड्स। ब्रिगेडियर दिमान, लड़ाई के लिए नहीं प्लेटफॉर्म बनाया आज। ब्रिगेडियर दिमान एक सेकंड सुन लीजिए। ब्रिगेडियर दिमान एक सेकंड आवाज सुनिए। ब्रिगेडियर दिमान, पॉलिटिसाइज नहीं करना था आज की डिबेट को, और मैंने पॉलिटिकली तरीके से नहीं ब्रिगेडियर अनिल को बिठाया था। पॉलिटिसाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला लाइकली। मैंने आप तीनों को इंट्रोड्यूस किया, ब्रिगेडियर दिमान, ब्रिगेडियर अनिल और ब्रिगेडियर संजय खन्ना कह के, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया था। पार्टी पर अगर मुझे चर्चा करनी होती तो मैं डेलीगेट्स के मुद्दे को लेती जिस पर चर्चा चल रही थी। आज मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया कि घर के अंदर ही अगर आतंकवादियों का खात्मा शुरू हो गया है तो भारत के लिए तो गर्व की बात है। जो गर्व की बात होनी चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए ना, एक दूसरे पर तंज कसने से क्या होगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि पर ही काम होना चाहिए ब्रिगेडियर दिमान, सबसे पहले तो, क्योंकि सम्मान सिर्फ एक शख्स का नहीं है, तीनों का है, क्योंकि एक पोस्ट पर हैं, एक ओहदे पर हैं। ब्रिगेडियर दिमान आप भी, ब्रिगेडियर अनिल आप भी, और ब्रिगेडियर संजय खन्ना आप भी। अब आ जाती है देश की बात। सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरह से आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों पर नकेल जिस तरह से कसी गई, बिल्कुल दुनिया से मिटा दिया गया। और अगर इस तरह से आपस में लड़ना होगा तो आप समझ सकते हैं कि मैसेज किस तरह का जाता है, और एक मैसेज को किस तरह एक नरेटिव बिल्ड करके पेश करने की कोशिश होती है, वो आप तीनों से बेहतर कोई नहीं समझता है। तो इस चीज से परे हटकर हमें सिर्फ देश को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए बात करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर संजय खन्ना, मैं आपके पास आऊंगी। जहां आप देखिए लगातार ऑपरेशंस हुए, अब नेस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसमें वो स्लीपर सेल्स की बात करें, जासूसों को लेकर बात करें, डीप कवर एजेंट्स को लेकर बात करें, या फिर आतंकियों के मददगारों OGWs की बात करें। पाकिस्तान के अंदर, घर के अंदर ही आप देखिए किस तरह से हो रहा है, लेकिन अब देश के अंदर भी कार्रवाई को तेज करने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल 101%, ना सिर्फ JNK में बट पूरे देश में। आज मैं किसी सोशल मीडिया पे था और वहां पे ये जो ज्योति मल्होत्रा जो लेडी हैं, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो पकड़ी गई हैं एस्पिनाज करते हुए। तो अब वो इन्फ्लुएंसर हैं और उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए, इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, देखिए वो उनको बड़ी इज्जत की नजर से देखते थे और उनको फॉलो करते थे। पर क्या किया, उन्हीं फॉलोअर्स को बिट्रे किया है और हिंदुस्तान को बिट्रे किया है। बहुत जरूरी है कि जो सिविल हमारी सोसाइटी है उसमें ग्रुप्स बनाए जाएं जो कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस या किसी चीज को मद्देनजर नहीं रखते हुए देश सर्वोपरि के ऊपर ध्यान दे, और वो अपने कान आंख सब खुले रख के जो है पहरेदार बने हिंदुस्तान का, हमारे देश के पहरेदार। 140 करोड़ जनता है हमारे पास। अगर देखिए पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कोई जरिया नहीं है ये पता करने के लिए कि कौन उग्रवादियों के साथ मिल गया है या नहीं मिला है, तो हम सबको एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। और ब्रिगेडियर अनिल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना होगा, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि देश का आप खा रहे हैं लेकिन गुणगान आप पाकिस्तान का गा रहे हैं, तो ऐसे गद्दारों को भी ध्यान में लाने की जरूरत है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट वांटेड आतंकी था,
अबू सैफुल्ला और हाफिज सईद का जिस तरह से ये करीबी भी माना गया, लेकिन घर के अंदर ही उसे मार गिराया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि क्या आतंकवादियों के अंदर प्रतिबद्धता को लेकर या विरोध को लेकर चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डर शुरू हो चुका है, खौफ शुरू हो चुका है कि आपस में ही लग पड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए ऐसा है कि आतंकवादी कहीं पे भी हो वो सेफ नहीं रहना चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाके हम यहाँ से अपने एजेंट भेज रहे हैं उनको मारने के लिए। ये गलत बात है, ये भारत की सरकार की नीति के खिलाफ है। भारत सरकार की जो नीति है वो ये नहीं कहती है, इसलिए हमें इससे ऐसी बातें करने से परहेज करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही था। ठीक है, आपको मालूम होगा अलग बात है, लेकिन आप इसको सिर्फ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं की या और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स को कोड कर बोला जा रहा है। दुश्मन को मौका नहीं देना है कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। नहीं देना चाहिए ब्रिगेडियर दिमाग, वो कह रहे कि ऐसा मौका हमें नहीं देना है दुश्मन को। इस वक्त हमें एकता दिखानी है जिसमें प्रधानमंत्री चल रहे हैं। नहीं दिया जा रहा, ठीक है, ऐसा मौका कोई नहीं दिया जा रहा। खिलाफ हमें नहीं बड़ी प्रधानमंत्री की स्टेटेड पोजीशन है कि हम उनको घर में घुस के मारेंगे, और हमने मारा है। और हमने जो अटैक किए हैं भावलपुर पे या मुरीदके पे, घर में घुस के मारा है। और जो बाकी भी हैं, और ये पहला नहीं है, पहला केस नहीं है। मैंने बोला ना पिछले एक साल में 26 केस तो मुझे मालूम है, हो सकता है उससे भी ज्यादा हूं, और उसके रीजन मैंने आपको 2-3 गिनाए। अब एक चीज को पकड़ के आप मुझे बोले मैं गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो आई थिंक आई विल कंटेस्ट दैट, वेरी बैडली कंटेस्ट दैट। देखिए बिल्कुल, दैट इज नॉट अ राइट वे ब्रिगेडियर चैनल लाइक दिस। ब्रिगेडियर दिवान, आप फिर गुस्से में आ गए। ब्रिगेडियर दिवान, आप फिर गुस्से में आ गए। शांति से बात को सुनने की जरूरत है कि सिक्योरिटी के लिहाज से हमें ये बातें नहीं करनी है, बस इतना सा समझ लीजिए। किसी को आपके साथ कोई मतभेद नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। सिर्फ उतना बोलिए जितना दुनिया में लोगों को सुनाना है, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बतानी है किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर दिमान। ब्रिगेडियर अनिल, आपका भी धन्यवाद। ब्रिगेडियर संजय खन्ना, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आतंकवादियों पर जिस तरह से चोट आप देखिए एक एक करके हो रही है, अब ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से यह कह दिया गया कि नो मोर, अब और नहीं सहा जाएगा। अगर कोई प्रहार करने की कोशिश होती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादियों का खात्मा शुरू हो चुका है। आप देखते रहिएगा।